So, hello everyone, this is Eliezer Finnehes and you are watching Eliezer Educational Academy. तो लास्ट वीडियो से हमने अपने जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है उसके बाकायदा MCQs का आगाज़ कर दिया था, जो कि न्यू बुक जो आपकी आई है 2023 में, तो उसके अकॉर्डिंग है। और ये 2023 में आने वाले पेपर्स और गुज़िश्ता जो आने वाले पेपर्स हैं, जब तक ये बुक रहेगी तकरीबन 15 से 20 साल तक तो ये बुक रहेगी। तो आज से 15 से 20 साल तक भी यही MCQs जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो फॉलो होंगे अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक। तो अगर आप ये सारे MCQs जितने भी मैं करवा रहा हूँ, सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, अगर आप ये सारे MCQs याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली 100% आप जितने भी MCQs हैं उनको आप बगैर किसी डाउट के 100% सॉल्व कर लेंगे। और आपको पता है कि जो आपके फाइनल पेपर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल रोल होता है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो आपके MCQs का होता है। तो अगर आपकी MCQs पर ग्रिप बन गई तो आपका जो पूरा पेपर है, ओवरऑल पेपर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर आपने शॉर्ट और लॉन्ग पे ज़्यादा ध्यान दिया और MCQs नहीं किए तो आपके जो ग्रेड्स हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा एक डिक्लाइन देखा जाएगा। तो MCQs को हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि MCQs जो होते हैं वो एक मेन चीज़ होती है आफ्टर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पे 50% MCQs हो गए थे। खैर अब ऐसा नहीं है, अब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं MCQs। और एक और बात बताता चलूँ कि कभी भी आपने अब 10 ईयर से MCQs को नहीं फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस बात का इल्म नहीं है कि जो 10 ईयर में जो MCQs हैं वो पुरानी बुक से बने हैं। तो पुरानी बुक जो है अब चेंज हो चुकी है, अब हमारे पास नई बुक आ चुकी है। तो अगर पुरानी बुक से आप याद करेंगे तो उसमें से कोई भी MCQ नहीं आने वाला, और आपको जो है बहुत ज़्यादा टेंशन होगी जब आप अपना फाइनल पेपर देखेंगे, क्योंकि उसमें से कोई भी MCQ नहीं आया होगा। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग तो नए MCQs हैं जो कि मैं आपको जिसकी सीरीज़ करवा रहा हूँ। तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो सीरीज़ कंटिन्यू है, और इसके बाद जब बायोलॉजी के हो जाएंगे तो और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हम सारे सब्जेक्ट्स के MCQs करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जो कि नई बुक के अकॉर्डिंग होंगे। तो लाजमी आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो आए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एंजाइम्स है, उसके MCQs की तरफ। चैप्टर नंबर 1 जो कि जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके हम पहले ही MCQs डाल चुके हैं अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है 11th बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs सिंध बोर्ड के नाम से, तो वो आप लाजमी चेक करें। और आज चैप्टर नंबर 2 के MCQs हम डिस्कस करने लगे हैं। तो आए हम बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 1 की जानिब। MCQ नंबर 1 में लिखा है द फर्स्ट एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड इन डैश सेल। जो पहला एंजाइम है वो कौन से सेल में पाया गया? ऑप्शन ए बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन बी यीस्ट सेल, ऑप्शन सी एल्गल सेल, या ऑप्शन डी फंगल सेल। तो बच्चों याद रखिएगा, जो पहला सेल है वो यीस्ट के सेल में, या जिसको ईस्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग ईस्ट बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, आप जैसे मर्ज़ी बोल दें। तो ईस्ट जो है उसके अंदर पाया गया, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। ऑल एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। बड़ा आसान सवाल, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी लिपिड, या ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिएगा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है? उनकी नेचर होती है प्रोटीनस नेचर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। डैश एक्सीलरेट द, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। डैश एक्सीलरेट द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। कौन सी चीज़ जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सीलरेट करती है? एक्सीलरेट का मतलब बढ़ाती है। तो ऑप्शन ए कैटलिस्ट, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी एक्टिवेटर्स, या ऑप्शन डी राइबोजाइम्स। तो याद रखिएगा, कैटलिस्ट जो होते हैं
वो ये भी रिएक्शन को तो बढ़ाते हैं, लेकिन कैटलिस्ट कौन से रिएक्शन को बढ़ाते हैं? ओनली केमिकल रिएक्शन को। लेकिन जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ाने का जो काम है वो किसका है? एंजाइम्स का। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स इज़। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें जो ह्यूमन के एंजाइम्स हैं वो एक्टिव होते हैं या अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, तो वो टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो याद रखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसमें सिंबल का ना ये देखिए, ये सेल्सियस में है या सेंटीग्रेड, सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही बात है, और ये जो है फ़ारेनहाइट में है। जब आप गूगल पर भी अगर सर्च करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहाइट, तो आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, डैश आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं? तो ऑप्शन ए प्रोटियोजाइम्स, ऑप्शन बी होलो एंजाइम्स, ऑप्शन सी एपो एंजाइम्स, या ऑप्शन डी प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो याद रखिएगा जो प्रोटियोजाइम्स हैं ऑप्शन ए, वो जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो प्रोटियोजाइम्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ MCQ नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ डैश अमाइनो एसिड। जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि वहाँ पर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं एक्टिव साइट पर। तो उसके ऊपर कितने होते हैं ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 3 से 12, ऑप्शन बी 15 to 20, ऑप्शन सी 22 to 30, या ऑप्शन डी 30 to 40। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 3 to 12 इज़ द राइट आंसर। जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उसके ऊपर 3 से 12 अमाइनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है डैश आर द सरफेस डिप्रेशंस इन एन एंजाइम मॉलिक्यूल। तो अभी मैंने बताया कि किस सरफेस पर आकर अटैच होते हैं सबस्ट्रेट। तो अभी मैंने बताया होगा, अगर आप लेक्चर अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको इसका आंसर पहले ही पता चल गया होगा। तो अभी मैंने बताया था कि एक्टिव साइट पर बाइंड होते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, Heme is an iron containing prosthetic group which acts as electron carrier in dash। हेम एक आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप है और जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है किसके अंदर, किस चीज़ के अंदर? तो ऑप्शन ए जो है वो है साइटोक्रोम, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो हेम जो है हेम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो इन सब के अंदर ही एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करता है। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज़ कंसर्न विद सेल ऑक्सीडेशन पाथवेज। तो कौन सी चीज़ जो है वो सेल ऑक्सीडेशन पाथवे से कंसर्न करती है? ऑप्शन ए FAD, ऑप्शन बी कोएंजाइम, ऑप्शन सी प्रोस्थेटिक ग्रुप, या ऑप्शन डी सबस्ट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है FAD इज़ द राइट आंसर। FAD जो है वो सेल ऑक्सीडेशन पाथवे से कंसर्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम रिक्वायर डैश मीडियम फॉर देयर एक्टिविटी। एंजाइम को कौन सा मीडियम चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए? तो ऑप्शन ए एक्वेटिक, ऑप्शन बी एसिडिक, ऑप्शन सी बेसिक, या ऑप्शन डी न्यूट्रल। तो हमेशा याद रखिएगा अगर एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, एंजाइम हर एक में उसमें अपनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसमें एक्वेटिक होगा। तो नहीं देखिए, एसिडिक और बेसिक में नहीं करते, न्यूट्रल भी फुल हो तो फिर भी सही होते, लेकिन एक्वेटिक मीडियम होना चाहिए।
एक्वेटिक मतलब कि जैसे कि पानी टाइप जो हो, लिम्फ टाइप जो हो सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी सॉलिड चीज़ पर एंजाइम काम नहीं करते। तो इसका जो बेस्ट आंसर आएगा वो आएगा एक्वेटिक। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज एन एंजाइम विच डज नॉट कंटेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता? तो ऑप्शन ए सक्रेस, ऑप्शन बी माल्टेस, ऑप्शन सी कैटलेस या ऑप्शन डी एमाइलेस। तो जो ऐसा एंजाइम जिसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता तो वो कहलाता है एमाइलेस। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच प्रॉपर्टी इज़ नॉट फाउंड इन एंजाइम्स। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एंजाइम में नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन ए कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से बने होते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन बी हाई मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। हीट रेजिस्टेंट, नहीं हीट रेजिस्टेंट नहीं होते वो। और ऑप्शन डी पर लेते हैं हीट सेंसिटिव, बिल्कुल हीट सेंसिटिव भी होते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का वो है हीट रेजिस्टेंट, क्योंकि जो एंजाइम्स है वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होते। अगर ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाए तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो या तो बंद हो जाती है या हमेशा हमेशा के लिए जो एंजाइम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेज की जाने पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन होलो एंजाइम इज कॉल्ड डैश। जो प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम का उसे क्या कहा जाता है? बड़ा इजी सा सवाल है। तो ये इसके हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या हैं। तो ऑप्शन ए कोफैक्टर, ऑप्शन बी को एंजाइम, ऑप्शन सी होलो एंजाइम या ऑप्शन डी एपो एंजाइम। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आपने अपना आंसर बताना है। तो आप कमेंट में भी लिख दिया करें ताकि इससे आपका जो ऑनलाइन टेस्ट की तरह हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एपो एंजाइम इज़ द राइट आंसर। हमेशा याद रखिएगा जो प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम का उसे एपो एंजाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। तो जो ऑप्टिमम एक पीएच जो चाहिए होता है जिसमें जो ट्रिप्सिन जो है एंजाइम वो अपनी एक्टिविटी 100% शो करता है। तो वो जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो क्या होता है 8। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस आर डैश। तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उसके एक्टिवेटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए Mg+2, ऑप्शन बी Fe+2, ऑप्शन सी Zn+2 या ऑप्शन डी Mn+2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Zn+2। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है उसके एक्टिवेटर का नाम है जिंक, जो है जिंक आयन इसका जो है एक्टिवेटर है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश आयंस एक्ट्स एज एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेस। अब जो एंजाइम फॉस्फेटेस है उसका एक्टिवेटर कौन सा होता है? ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ऑप्शन नंबर ए Mg+2, ऑप्शन बी Fe+2, ऑप्शन सी Zn+2 या ऑप्शन डी Mn+2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Mg+2। जो मैग्नीशियम आयन है वो एंजाइम फॉस्फेटेस का एक्टिवेटर है। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट एंजाइम्स इज रेगुलेटेड बाय। अच्छा, बहुत से एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो किस प्रोसेस से रेगुलेट करती है? तो ऑप्शन ए नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन बी पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन सी कंपेटिटिव इनहिबिटर या ऑप्शन डी नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। तो जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी रेगुलेट होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन सीड जर्मिनेशन विच फैक्टर इज़ मेनली कंसर्न विद एंजाइम प्रोडक्शन। तो जब सीड की जर्मिनेशन हो रही होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए? या आम ज़ुबानों में देखा जाए तो अगर आपने कोई बीज उगाना है, कोई भी फसल उगानी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है एंजाइम प्रोडक्शन के लिए? तो इसके अंदर टेम्परेचर, तो देखें टेम्परेचर, लाइट और पीएच तो
ज़ाहिर सी बात है इम्पॉर्टेंट है एक उसके उगाने के लिए, एक सीड को उगाने के लिए, लेकिन जिस चीज़ से एंजाइम की प्रोडक्शन होती है, एंजाइम बनते हैं, तो वो चीज़ होती है वाटर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो डैश एक्स एज अ थ्रेशोल्ड, कौन सी चीज़ है जो कि थ्रेशोल्ड की तरह एक्ट करती है? तो ऑप्शन ए एक्टिवेटर, ऑप्शन बी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ऑप्शन सी इनहिबिटर, या ऑप्शन डी राइबोजाइम। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो द नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स विद डैश। जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर होते हैं, देखें कंपेटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं ना, वो तो बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे, ठीक है। मैंने बताया कि जहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर या सबस्ट्रेट वगैरह, वो एक्टिव साइट पर जो कंपेटिटिव होते हैं वो एक्टिव साइट पर अटैक करते हैं या हो बाइंड करते हैं। लेकिन जब नॉन कंपेटिटिव आ जाए तो वो कहाँ पे करते हैं? एलोस्टेरिक साइट पर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे अगर कंपेटिटिव इनहिबिटर आता तो इसका आंसर क्या होता? एक्टिव साइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है और ये आपके जो है फाइनल पेपर के लिए बहुत आपको फ़ायदेमंद होगा, तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट शो करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि जो सीरीज़ स्टार्ट है ये रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर वीडियोस आ रही हैं MCQs की, और बायोलॉजी के बाद दीगर और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके MCQs पर भी डिटेल चैप्टर वाइज MCQs करवाऊँगा अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 के MCQs डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी।